गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है वार्षिक योजना, इकाई योजना तथा दैनिक पाठ योजना। इसमें पहले हम पाठ योजना के विषय में जान चुके हैं और उसके बाद फिर हम पाठ योजना कितने प्रकार की हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उससे पहले हम पाठ योजना के क्या उद्देश्य हैं इन पर नजर डालते हैं। पाठ योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। कक्षा में शिक्षण की क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी कराना। जब हम पाठ योजना की बात करते हैं तो उससे जो सहायक सामग्री है उससे भी हमारी पूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। निर्धारित पाठ्य वस्तु के सभी तत्वों का विवेचन करना। प्रस्तुतिकरण के क्रम तथा पाठ्य वस्तु के रूप में निश्चितता की जानकारी कराना। इसमें जब हम प्रस्तुतिकरण करता है शिक्षक तो उसमें क्रम अनुसार तथा पाठ्य वस्तु की निश्चितता हो जाती है कि हमें कितनी पाठ्य वस्तु कितने समय में पढ़ानी है। कक्षा शिक्षण की समय शिक्षक के विस्मृति की संभावना कम होना। कक्षा में जब शिक्षण के लिए शिक्षक जाता है तो हो सकता है कि वो अपने विषय को थोड़ा भूल भी जाए, विस्मृत हो जाए, परंतु जब हमारे पास पाठ योजना बनी हुई है तो उसकी संभावना कम हो जाती है। अगला है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के प्रयोग के स्थल, शिक्षण विधि तथा प्रविधियों का निर्धारण करना। इस उद्देश्य की पूर्ति तब होती है जब हम देख रहे हैं कि शिक्षण अधिगम कार्यक्रम चल रहा है कक्षा में और उसमें हम कहाँ सहायक सामग्री का प्रयोग करें, कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करें, कौन सी प्रविधियों का प्रयोग करें। इन सभी चीजों का निर्धारण जब योजना में कर लिया जाता है, पाठ योजना बनाने पर इन सभी चीजों का निर्धारण जब हो जाता है तो फिर पाठ योजना के अनुसार कक्षा में जो पाठ की प्रस्तुतिकरण है वो एक प्रभावशाली ढंग से होती है। अगला है पाठ योजना के प्रकार। पाठ योजना 3 प्रकार की है। वार्षिक पाठ योजना, इकाई पाठ योजना और दैनिक पाठ योजना। जो शिक्षण नियोजन है, शिक्षण टीचिंग प्लानिंग है, वो शिक्षण नियोजन कैसे तैयार करें, हाउ टू मेक टीचिंग प्लानिंग, कैसे शिक्षण योजना को तैयार किया जाए, उस विषय में वार्षिक योजना, इसे एनुअल प्लान भी कहा जाता है, वार्षिक योजना हम सबसे पहले लेंगे। अब इसमें शिक्षण नियोजन की पहले बात करें तो किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन नियोजन या योजना कहलाता है। योजना बनाकर कार्य करने से कार्य की अनुमानित रूपरेखा के बारे में मार्गदर्शन मिलता है। शिक्षण योजना से शिक्षक द्वारा किए जाने वाले शिक्षण कार्य के लिए यह रूपरेखा तैयार करना है कि शिक्षक अपने कालांशों के दौरान क्या पढ़ाएगा, कितना पढ़ाएगा और कैसे पढ़ाएगा आदि का निर्धारण ही शिक्षण योजना यानी टीचिंग प्लानिंग कहलाता है।
इस नियोजन पे, इस योजना प्लानिंग पे हम पहले भी पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं कि जो शिक्षण की प्लानिंग है, वो अगर शिक्षक के द्वारा बना ली जाती है कि मुझे अगले दिन क्या पढ़ाना है या आज मुझे क्या पढ़ाना है, तो इस तरीके की जो रूपरेखा है, उसमें इसके दौरान हमें बहुत सारे शिक्षक के दिमाग में बहुत सारे प्लान दिमाग में आते हैं, बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आते हैं कि मैं जो भी पढ़ाने जा रहा हूँ, उसमें मैं क्या पढ़ाऊँगा, कितना मुझे पढ़ाना है और उसे कैसे पढ़ाना है। ये ही जो सारी प्रश्नों के उत्तर हैं, वो उस प्लानिंग में दिए जाते हैं, उस प्लानिंग में आ जाते हैं और इसी प्लानिंग को हम शिक्षण योजना कहते हैं। शिक्षण में सुविधा की दृष्टि से शिक्षण योजना को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। शिक्षण योजना के भाग, एक वार्षिक योजना, मासिक योजना, इकाई योजना। अब इसी तरीके से हम सर्वप्रथम वार्षिक योजना को लेंगे। एनुअल प्लान अध्यापक द्वारा अपनी डायरी, दैनिक में सत्र पर्यंत शिक्षण कार्य एवं अन्य करणीय कार्यों की जो रूपरेखा तैयार की जाती है, उसे वार्षिक योजना कहते हैं। जैसे अध्यापक है, वो अपनी एक डायरी बनाता है और डायरी वो साल के शुरू में ही बनानी, वर्ष के शुरू में ही बनानी शुरू कर देता है और उसमें अपनी पूरी रूपरेखा लिखना शुरू करता है कि उसे किस विषय को पढ़ाने के लिए दिया है, उस विषय के कितने कालांश होंगे, उस विषय में वो किस तरीके से पढ़ाएगा और अन्य उसके इसके अलावा और कौन से कार्य हैं। तो वो अपनी जो रोज की उसकी डायरी है, उसमें लिखता रहता है और इसी प्रकार से जब वर्ष भर की वो योजना बनाता है, तो उसे हम वार्षिक योजना कहते हैं। वार्षिक योजना तैयार करने से पूर्व विद्यालय की स्थिति, कार्य क्षमता, छात्रों का बौद्धिक स्तर, शैक्षिक उपकरण, पाठ्यक्रम एवं समय सीमा आदि सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। अब यहाँ ये बात जानने योग्य है कि जब भी हम वार्षिक योजना तैयार करते हैं, तो उससे पहले हमें यह भी देखना होता है कि विद्यालय की स्थिति कैसी है, कहाँ स्थित है विद्यालय, उसकी स्थिति कैसी है, कार्य क्षमता कैसी है, छात्रों की बौद्धिक स्तर कैसा है। उसी के आधार पर जो शिक्षक है वो अपनी पूरे वर्ष की प्लानिंग करता है। छात्रों की बौद्धिक स्तर के हिसाब से वो प्लान करता है। शैक्षिक उपकरण, उसे किस किस प्रकार के शैक्षिक उपकरणों को प्रयोग में लाना है, किन चीजों को किस प्रकार से पढ़ाना है और पाठ्यक्रम किस प्रकार का है, पाठ्यक्रम में कौन कौन सी प्रोग्राम हैं, वो उनको भी प्रयोग में लाने होते हैं। तो इस वार्षिक योजना में पाठ्यक्रम को देखते हुए हमें और भी कार्यक्रमों की योजना बनानी होती है। समय सीमा का ध्यान रखना होता है। अगर कालांश हो सकता है 30 मिनट का है, 40 का है, 45 का है, तो उस आधार पर ही हमें पाठ्य योजना बनानी होगी। सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक होता है। अब किसी भी विषय का शिक्षक अपने शिक्षण को तभी सफल बना सकता है जबकि वह अपनी व्यवस्थित व नियोजित योजना बना ले। यह योजना वास्तविक एवं व्यावहारिक होती है।
तथा इसमें केवल उन्हीं तथ्यों एवं कार्यों का उल्लेख किया जाता है जिन्हें एक शिक्षक एक शैक्षिक सत्र में पूरा कर सकता है। तो इस योजना का जो बनाने का है, वो एक तो वास्तविक योजना होती है और व्यावहारिक है कि हमें उसे व्यवहार में लाना है। केवल योजना बनानी ही नहीं है, उस योजना के ऊपर हमें अमल करना है, उस योजना के अनुसार चलना है। तो फिर हमें केवल उन्हीं तथ्यों एवं कार्यों का उल्लेख उसमें करना चाहिए जो कि पूरे शैक्षिक सत्र में काम में आनी है। अगला है वार्षिक योजना का महत्व। अब वार्षिक योजना के आधार पर सत्र पर्यंत कार्य का विभाजन किया जा सकता है। वार्षिक योजना से अध्यापक को अपने अध्यापन कार्य की प्रगति एवं कमियों का पता चल जाता है। जब हम वार्षिक योजना बनाते हैं तो ये पता हो जाता है कि पूरे साल हमें करना क्या है, पूरे कार्य का विभाजन शुरू में ही हो जाता है। अब वर्ष की जो वार्षिक योजना है उसमें अध्यापक को अपने अध्यापन कार्य की प्रगति और कमियों का भी पता चल जाता है कि किस आधार पर मैंने ये प्रोग्राम बनाया था और कैसी प्रगति चल रही है, क्या मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ, उसमें प्रगति हो रही है या उसमें कमी आ रही है। तो इन सब चीजों का भी शिक्षक को पता चल जाता है और वो धीरे धीरे उस योजना में बदलाव लाकर उन कमियों को पूरा कर सकता है, उन कमियों का निराकरण कर सकता है। अब वार्षिक योजना से अध्यापक को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। वार्षिक योजना से अध्यापक जो है वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में उसे सहायक सिद्ध करता है कि वो शुरू में ही अपने उद्देश्य बनाकर चलता है कि मैं इस वार्षिक योजना में इतने इतने सारे उद्देश्यों की पूर्ति करूंगा और धीरे धीरे वो ये भी देखता है कि जैसे जैसे उसका जो वर्ष है वो आगे बढ़ता है उसके आधार पर उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है। तो जितने भी उद्देश्य उसके सामने हैं उनको पूरा करने में वो सहायक होती है। अब वार्षिक योजना से प्रत्येक इकाई के बाद मूल्यांकन की व्यवस्था होने के कारण अध्यापक अपने शिक्षण का मूल्यांकन कर सकता है। अब वार्षिक योजना में हम ये भी चीज करते हैं, जैसे हमने कहा था कि वहाँ जो पाठ्यक्रम है उसको बनाया जाता है। तो पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें डालनी होती हैं कि कौन सा विषय कितने दिन में पूरा हो जाएगा और उसके बाद हमें इतनी इकाइयों के बाद ये मूल्यांकन कार्य करना है और फिर इसके बाद ये दूसरी बची हुई इकाइयां होंगी और फिर मूल्यांकन कार्य होगा। इस तरीके से जब हम प्रत्येक इकाई को पढ़ा लेते हैं उसके बाद वो मूल्यांकन कार्य की व्यवस्था करता है और मूल्यांकन कार्य कर सकता है उसके बाद। तो इसमें वार्षिक योजना बनाने से किसी भी विषय की इकाई योजना एवं दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सुविधा रहती है। जब वार्षिक योजना बनाई जाती है तो उसमें इकाई योजना के बाद उसमें दैनिक पाठ योजना, उन सभी चीजों का निर्माण की सुविधा हो जाती है। क्योंकि वर्ष भर की जब हम योजना बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम इकाइयों में उसको बांटते हैं और इकाइयों में बांटने के बाद हम रोज दैनिक पाठ योजना जिस आधार पर बनानी है उसमें भी उसे विभक्त कर लेते हैं। तो इसी तरीके से वार्षिक योजना में शैक्षिक, सह शैक्षिक तथा भौतिक गतिविधियों का उल्लेख रहता है जिससे छात्रों के सर्वांगीण विकास में योगदान मिलता है। तो छात्रों का जो गतिविधियां हैं वो उसके आधार पर जो शैक्षिक गतिविधियां हैं
और वो साथ में जो सह शैक्षिक गतिविधियां हैं उसके आधार पर ही उन वार्षिक योजना को विभक्त किया जाता है, जिससे कि छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव हो जाता है। अब वार्षिक योजना से शिक्षक को सत्र पर्यंत के अवकाश, पर्व एवं उत्सवों की जानकारी रहती है। वार्षिक योजना से शैक्षिक समस्त कार्य समय पर पूर्ण कर प्रभावी शिक्षण के लिए तैयार रहता है। जब हम जो भी शिक्षक वार्षिक योजना बनाता है उसमें उसे ये भी ध्यान में रखना होता है कि शिक्षक जो सत्र की योजना बना रहा है उसमें अवकाश कितने आ रहे हैं, पर्व कितने आ रहे हैं और उत्सव कितनी है, उन सभी चीजों की जानकारी वो उस योजना में बताता है और उसके हिसाब से ही उसे तैयार करता है। तो वार्षिक योजना में जब शिक्षक समस्त कार्य समय पर पूर्ण कर प्रभावी शिक्षण के लिए तैयार रहता है। वार्षिक योजना के लिए ये भी एक महत्व है कि उसमें इन सब चीजों को बता दिया जाता है कि कितने शिक्षक कौन सा कार्य कितने उसमें पूरा करेगा और किन किन कार्यों को उसे पूरे सत्र में पूरा करना है, जिससे उसका पूरा सत्र आराम से अच्छी तरह चलता है और जिन कार्यों को वो पूरा करना चाहता है वो उसके कार्य पूरे हो जाते हैं। ये हमारा वार्षिक योजना का महत्व हमें दिखाई देता है। अब वार्षिक योजना का जो प्रारूप है वो किस तरीके का प्रारूप है। विद्यालय का नाम, सत्र, विषय, सत्र के कुल कार्य दिवस, कक्षा, शिक्षण हेतु कालांश, विषय के संपूर्ण इकाइयों की संख्या, ये इसमें सबसे पहले डालनी होती है। तो विद्यालय का नाम शिक्षक लिखेगा, जो भी विद्यालय में वो कार्यरत है। सत्र लिखेगा कि किस सत्र में कौन कौन से सत्र में वो इस कार्य को कर रहा है। फिर विषय लिखेगा, विषय किस आधार पर कौन सा विषय का प्रारूप बना रहा है। फिर सत्र के कुल कार्य दिवस, कितने कार्य दिवस हैं वो लिखेगा। कक्षा कौन सी है, शिक्षण हेतु कालांश, किस कालांश में कितने शिक्षण हेतु कालांश वो लेगा। विषय के संपूर्ण इकाइयों की संख्या और जो विषय ले रहा है उसकी कितनी इकाइयां हैं। क्योंकि जब भी वो वार्षिक प्रारूप बनाएगा, वार्षिक योजना का प्रारूप बनाएगा, तो उसमें ये सारी चीजें उसे पहले ही बतानी होंगी। फिर सत्र के उप सत्रों की संख्या, वो इतने विभागों में उसे विभक्त करेगा। 3 सत्र उसके माने जाते हैं कि 3 सत्रों में इसे विभक्त किया जाता है। सत्र के उप सत्रों की संख्या और शिक्षण हेतु उपलब्ध कार्य दिवस व संख्या कि प्रथम उपसत्र कितने दिवस में पूरा करेगा, द्वितीय कितने में पूरा करेगा, तृतीय उपसत्र कितने में पूरा करेगा और उसके बाद उपसत्रवार शिक्षण इकाई एवं उप इकाई पाठ्य वस्तु, जो भी उप इकाई उन्होंने ली है प्रथम सत्र के लिए, उन्हें वो शिक्षण इकाई एवं उप इकाइयों में बांटेगा। और उसकी पाठ्य वस्तु क्या है, क्या वो पढ़ाने जा रहा है, प्रथम सत्र में कौन कौन सी इकाइयां ले रहा है और इकाइयों के बाद कौन कौन सी उप इकाई वो पढ़ाएगा, वो उसमें लिखेगा। और अगले कॉलम में इकाइयों,
उप इकाइयों से संबंधित उद्देश्य व प्रयोजन। अब जिन इकाइयों को वो पढ़ाने जा रहा है और उनकी भी उप इकाइयां उसने बनाई हैं, उससे संबंधित उद्देश्य लिखने होंगे कि वो इन इकाइयों को पढ़ाते वक्त किन किन उद्देश्यों को पूरा कर रहा है और उसको ये इकाइयां पढ़ाने का क्या प्रयोजन है, वो इन विषयों को क्यों पढ़ाना चाह रहा है। इससे जो विद्यार्थी हैं उनके व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा। अगला कॉलम है आवश्यक एवं प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री एवं विधि प्रविधि। अब आवश्यक एवं प्रयुक्त की जाने वाली जो शिक्षण अधिगम सामग्री है, सहायक सामग्री जो वो प्रयोग में लाएगा, वो भी इसमें हम बतानी होगी कि हम इन उप इकाइयों को पढ़ाने जा रहे हैं और इन उप इकाइयों को हम किस सहायक सामग्री के द्वारा पढ़ाएंगे। तो वो इन इकाइयों को भी हमें सहायक सामग्री से जोड़ना होगा। उसमें विधि कौन सी प्रयोग कर रहे हैं, प्रविधि कौन सी प्रयोग में ला रहे हैं। तो इस प्रकार की जो प्रविधि है इकाइयों को जोड़ने की, वो हम उप इकाइयों से सहायक सामग्री को जोड़ेंगे, विधि को जोड़ेंगे और विधि प्रविधि सभी को की जानकारी वो हम इसमें देंगे। और उसके बाद यहाँ आगे चल के प्रथम उप सत्र में वो क्या पढ़ाएगा, उसके हिसाब से प्रधानाचार्य उसमें टिप्पणी करेगा। कोई कमी होगी तो प्रधानाचार्य उसमें लिख सकता है कि आपके इस विषय में इन उप इकाइयों को और ये कठिन है, तो इनके और पाठ कर सकते हैं आप और इनको थोड़ा अच्छे सरल ढंग से पढ़ाना। फिर उनमें कौन सी शिक्षण विधियां काम में ले रहे हैं, तो उन शिक्षण विधियों को भी बता सकते हैं कि इनको और सरल ढंग से बनाना होगा। अलग अलग प्रकार की प्रविधियों के माध्यम से उन्हें दिखाना होगा। तो ये जो टिप्पणी है वो प्रधानाचार्य अंत में करेगा। फिर उसके बाद द्वितीय सत्र की भी प्लानिंग करनी होगी। द्वितीय सत्र में भी वो इसी प्रकार से इकाइयों में उनको बांटेगा, दिवस बताएगा कि कितने दिवस उसको उन्हें पढ़ाने में चाहिए। और उसके बाद फिर इकाइयों के बाद फिर उप इकाइयों में और फिर उप इकाइयों को बांटने के बाद वो उसके उद्देश्यों को बताएगा। उद्देश्यों को बताने के बाद वो सहायक सामग्री, विधि, प्रविधि उनमें भी उनको बांटेगा। तो इस आधार पर तीनों उपसत्रों की तैयारी वो वर्ष के पहले ही कर लेगा। वर्ष शुरू होने से पहले ही वो इन सब चीजों की तैयारी कर लेगा। कक्षा में जाने से पूर्व ये तैयारी उसके पास होनी चाहिए, जिससे कि सारा उसका पढ़ाने का जो सिस्टम है वो उसे भी पता हो जाएगा, प्रधानाध्यापक को भी पता चल जाएगा और बच्चों को भी पता चल जाएगा कि हम इतने दिनों में ये इकाई पूरी करेंगे और इन इकाइयों की भी जो उप इकाई है वो हमें इस तरीके से पढ़नी है और हमारे जो पढ़ने के उद्देश्य हैं हम इन उद्देश्यों को इन इकाइयों के माध्यम से पूरा करेंगे। फिर हम ये भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि आवश्यक जो शिक्षण सामग्री है वो किस आधार पर हमारा जो शिक्षक है वो हमें दिखाएगा, उससे पढ़ाएगा और किन किन विधियों के माध्यम से हम उस सहायक सामग्री को पढ़ाएंगे। तो इसके माध्यम से ये पूरे वर्ष का प्रारूप हमारे सामने आ जाता है, जो कि अगर इसके तरीके से अगर अध्यापक चलता है तो अध्यापक के लिए प्रभावशाली सिद्ध होगा। अब अगला आता है इकाई योजना। अब इकाई एवं इकाई योजना का अर्थ, इकाई तथा यूनिट शब्द में निहित धारणा
गैस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक के समग्रता के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार ज्ञान एक इकाई है, अतः बालकों के सामने ज्ञान को समग्र अथवा इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जब हम इकाई की बात करते हैं, इसे हम यूनिट भी कहते हैं, और ये जो धारणा है वो गैस्टॉल्ट जो मनोवैज्ञानिक है उसके द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया। उसके द्वारा जो सिद्धांत है उस पर आधारित ये योजना बनाई जाती है। इसके अनुसार जो ज्ञान है वो एक इकाई है, अतः बालकों के सामने ज्ञान को समग्र अथवा इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक इकाई को पहले हम पूरा करेंगे। पहली इकाई हमने प्रथम इकाई ली, उसमें क्या क्या उप इकाइयां हैं उसे हमें देखना होगा। और वैसे हार्बर्ट ने भी विषय वस्तु के पारस्परिक संबंधों अर्थात एकीकरण की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। शुरू में इकाई को किसी विषय का ऐसा विस्तृत क्षेत्र माना गया जिसका छात्र अध्ययन कर सकता है। अब बाद में इस धारणा के स्वरूप में परिवर्तन के साथ ही इसे किसी समस्या अथवा योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता के रूप में मान्यता प्रदान की गई। अब इसमें जब हम ये देखते हैं कि जब हम इकाई को उप इकाइयों में विभक्त कर रहे हैं तो उसे एक विस्तृत क्षेत्र में हम प्रस्तुत करते हैं, और उस विषय वस्तु से संबंधित जो भी ज्ञान है जो हम बच्चों को अध्ययन कराना चाहते हैं वो उस इकाइयों में बांटकर और इस स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं कि जो भी समस्या है, किसी भी प्रकार की उन इकाइयों से संबंधित जो समस्या है उसकी योजना बनाकर और उन पर क्रियात्मकता का रूप रख समग्रता के रूप में मान्यता उसे प्रदान की जाती है। तो इकाई योजना हमारी इसलिए भी एक कामगर सिद्ध होती है कि यदि हम इकाई योजना को उप इकाई योजना में विभक्त कर लें और उप इकाई योजना के बाद हम उन उप इकाइयों को इस आधार पर बच्चों को पढ़ाएं कि बच्चा एक के बाद एक इकाई से जुड़ते हुए चला जाए और उसे सारा जो शिक्षा है इस तरीके से प्राप्त हो जाए, उसे इस तरीके से ज्ञान प्राप्त हो कि वो एक क्रमबद्धता उसमें उसे दिखाई देने लगेगी। अब हम जब इकाई योजना की बात कर रहे हैं तो इकाई योजना रिस्क के शब्दों में क्या है? इकाई शब्द किसी समस्या अथवा प्रकरण से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता अथवा एकता को प्रकट करता है। रिस्क ने कहा है, अपने शब्दों में उन्होंने बताया है इस चीज को कि इकाई शब्द किसी समस्या अथवा प्रकरण से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता अथवा एकता को प्रकट करता है। जो भी इकाई है उसमें हम किस तरीके से प्रकरण ले रहे हैं और प्रकरण में कौन कौन सी क्रियाएं डाल रहे हैं, कौन कौन से हम सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, इन सभी चीजों से हम ये देख रहे हैं कि इकाई में जितनी भी विस्तृत जानकारी है उनको हम छात्रों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बॉसिंग क्या कह रहे हैं? बॉसिंग कह रहे हैं
बॉसिंग ने एक इकाई के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है, इकाई अर्थपूर्ण तथा एक दूसरे से संबंधित क्रियाओं की एक व्यापक श्रृंखला है, जो उस तरह विकसित की जाती है कि छात्रों के उद्देश्यों की पूर्ति करती है तथा उन्हें महत्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव प्रदान करती है, जिसके कारण उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन होते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि जो बॉसिंग है वो उद्देश्यों की पूर्ति इस आधार पर कर रहे हैं कि जो इकाई है उसे हम श्रृंखलाबद्ध रूप से विकसित करेंगे। सबसे पहले हमने, यदि हम एक उदाहरण लेते हैं कि हमने कोई ऐसा टॉपिक लिया कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि मिट्टी के प्रकार, हम एक टॉपिक है वो अगर ले लेते हैं, तो मिट्टी के प्रकार में सबसे पहले हम उसका परिचय देंगे, उसके बाद उसके क्या महत्व है, क्या उससे संबंधित उसकी आवश्यकता है। तो इस तरीके का क्रमबद्धता यदि हम उप इकाइयों में रखेंगे पढ़ाते समय, तो बच्चों को एक श्रृंखलाबद्ध ज्ञान प्राप्त होगा और उनके जो ज्ञान में अ, विकास है, वो भी उनका बढ़ता चला जाएगा और वो जो व्यवहार में परिवर्तन लाने की बात है, जिन उद्देश्यों की वो पूर्ति करके व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो परिवर्तन भी उनमें दिखाई देने लगेगा। अब अगला है, इस तरह इकाई का अभिप्राय उस ज्ञान, क्रियाओं तथा अनुभवों के एक संगठित रूप से है, जो परस्पर संबंधित होते हैं तथा जिनके द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है एवं छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते हैं। अब इकाइयों से ये भी प्राप्त होता है, हमें अभिप्राय ये भी मिलता है कि जो ज्ञान है वो क्रियाओं के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से हम संगठित रूप से देते हैं, जो कि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं और इनके द्वारा जो शैक्षिक उद्देश्य है उनकी भी पूर्ति होती चली जाती है। तो छात्रों के व्यवहार में भी अपेक्षित परिवर्तन होना स्वाभाविक होता है, क्योंकि हम उस ज्ञान को एक क्रमबद्ध रूप से दे रहे हैं। अगला है, इकाई की धारणा का शिक्षण प्रक्रिया में इकाई योजना के रूप में प्रयोग उपयोगी सिद्ध हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक आधुनिक प्रयत्न है। इसे योजनाबद्ध शिक्षण हेतु जरूरी माना जाने लगा है। इसके अंतर्गत पहले विषय के पाठ्यक्रम को विभिन्न इकाइयों में बांटा जाता है तथा फिर इकाई को पाठों में विभक्त कर देते हैं। इकाई योजना तैयार करने के पश्चात पाठ योजना बनाना आसान हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि जब भी हम इकाई योजना बनाने जाते हैं, तो उसमें हमने प्रथम इकाई ली। प्रथम इकाई में कौन-कौन से ऐसे प्रकरण हैं, जिन्हें हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ाएँगे, तो उनकी योजना भी क्रमबद्ध रूप से हमें शिक्षक को करनी होगी और इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में जो विभिन्न इकाई हैं, उनको भी विभक्त किया जाता है, ताकि जो वो पाठ योजना बने, इकाई योजना हमारी तैयार होगी, उससे हम दैनिक पाठ योजना बना सकेंगे। क्योंकि इकाइयों में एक-एक प्रकरण का उल्लेख कर दिया जाएगा। अब इसी आधार पर इकाई योजना के सोपान हम देखेंगे। इकाई योजना का निर्माण कुछ निश्चित पदों अथवा सोपानों पर आधारित होता है। ये सोपान निम्न है।
इकाई के शीर्षक का चुनाव। सबसे पहले इकाई के शीर्षक का चुनाव विषय के पाठ्यक्रम में से किया जाता है। इकाई का शीर्षक सबसे पहले लिया जाएगा कि इसका शीर्षक क्या है। उसके बाद इकाई के सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण। फिर हम इकाई के शीर्षक के चयन के बाद इकाई के जो सामान्य उद्देश्य हैं कि ये इकाई किन उद्देश्यों को पूरा करेगी, उन सामान्य उद्देश्यों को लिया जाता है। अगला है इकाई का खंडों में विभाजन। इस सोपान के अंतर्गत शिक्षण के लिए इकाई का खंडों में अथवा उप इकाइयों में विभाजन किया जाता है। इन खंडों का निर्धारण करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इनमें क्रमबद्धता तथा सुसंबद्धता बनी रहे। तो इन इकाइयों को खंड में बांटते समय हमें उप इकाइयों का विभाजन करना होता है और उप इकाइयों का विभाजन भी हमें समय के अनुसार, क्रमबद्धता के अनुसार और सुसंबद्धता के अनुसार करना पड़ता है। इकाई खंडों का विकास। इस सोपान में इकाई के खंडों का विकास किया जाता है। इन खंडों का विकास करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किस प्रकार से इकाई के खंड किए जाते हैं ये हम देखेंगे। खंड अथवा उप इकाई के विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। हर खंड अथवा उप इकाई के विशिष्ट उद्देश्यों को पृथक पृथक निर्धारित किया जाता है। इन विशिष्ट उद्देश्यों को छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों के रूप में व्यक्त किया जाता है। हर खंड की विषय वस्तु अथवा शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण करना होता है। इसमें हर खंड अथवा उप इकाई की विषय वस्तु या शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण कर दिया जाता है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इसके अंतर्गत हर खंड अथवा उप इकाई से संबंधित अध्यापक की क्रियाओं, छात्रों की क्रियाओं, शिक्षण पद्धतियों तथा रीतियों, प्रयोग में लाई जाने वाली सहायक सामग्री आदि का निर्धारण कर दिया जाता है। अब ये जो उप इकाइयां बनाई जाती हैं, इकाई से उप इकाई बनाई जाती हैं, फिर उप इकाइयों में हम विषय वस्तु को निर्धारण करते हैं और विषय वस्तु में भी हम किन शिक्षण बिंदुओं को लें, फिर उसका निर्धारण किया जाता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के निर्धारण के समय हम इन चीजों को उप इकाइयों के माध्यम से अध्यापक उन क्रियाओं में बांटेगा, छात्र क्रियाओं में बांट देगा, शिक्षण पद्धतियों में उनको बांटेगा कि कौन कौन सी शिक्षण पद्धतियां अपनाई जाएंगी और कौन सी प्रयोग में लाई जाएंगी। उसके बाद हम सहायक सामग्री को भी उसमें निर्धारण कर देते हैं। इकाई प्रस्ताव की तैयारी। इस सोपान के अंतर्गत संपूर्ण इकाई की प्रस्तावना को तैयार किया जाता है तथा इसे इकाई योजना के अंतर्गत इकाई के सामान्य उद्देश्यों के पश्चात लिखा जाता है। अब इसमें सबसे पहले प्रस्तावना बनाई जाती है कि किस आधार पर इस इकाई योजना के अंतर्गत हम कौन कौन से उद्देश्यों को पूरा करेंगे। तो इसकी प्रस्तावना हमें पहले ही प्रारूप में बना लेनी पड़ती है। प्रगति का मूल्यांकन। यह सोपान छात्रों में हुए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का पता लगाने अथवा छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने से संबंधित है। यह मूल्यांकन विविध तरह के प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। अब जब भी हम मूल्यांकन करने जाते हैं, एक यूनिट हमारी एक इकाई खत्म हो गई, उसके बाद हम प्रगति का मूल्यांकन करेंगे कि छात्रों ने कितना सीखा या उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ और जो अध्यापक सिखाना चाह रहा था क्या उसने छात्र ने, विद्यार्थी ने वो चीजें उस तरीके से सीखी या नहीं सीखी। तो इस तरीके से जो इकाई योजना का मूल्यांकन है वो भी कर लिया जाता है। इसमें इकाई योजना का प्रारूप
इस तरीके से होगा, विषय लिख दिया जाएगा, विषय के बाद कक्षा कौन-सी है, वो लिखी जाएगी, फिर इकाई कौन-सी है और उस इकाई में उप इकाइयाँ कौन-सी हैं, उनको लिखा जाएगा और उप इकाइयों के बाद इकाई के सामान्य उद्देश्य लिखे जाएंगे। कौन-कौन से उद्देश्यों को ये इकाई पूरा कर रही है। फिर पूर्व ज्ञान से संबंधित कौन-कौन से इसमें चीज़ें ली गई हैं, वो लिखी जाएँगी। इकाई की प्रस्तावना लिखी जाएगी कि ये इकाई शुरू करने से पहले इस पूरी इकाई की प्रस्तावना क्या है। अध्यापक कथन लिखा जाएगा। इकाई का विकास इस प्रकार से होगा। उप इकाई में बाँटा जाएगा, उप इकाई की क्रियाओं में बाँटा जाएगा, उद्देश्य दिए जाएँगे, इन क्रियाओं के कौन-कौन से उद्देश्य छात्र पूरे करेगा। अब उद्देश्यों को बाँटने के बाद शिक्षण बिंदु कौन-कौन से लिए जा रहे हैं, उन शिक्षण बिंदुओं को बाँटा जाएगा और शिक्षण बिंदुओं में कौन-सी सहायक सामग्री प्रयोग में आ रही है, वो भी ली जाएगी। उसके बाद अध्यापक का मूल्यांकन कार्य चलेगा। अध्यापक प्रश्न पूछेगा, छात्र उनके उत्तर देता जाएगा और वो भी कौन-सी विधि के माध्यम से पढ़ा रहा है, वो भी उसे लिखना होगा और सहायक सामग्री का किस प्रकार से किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाए, यह भी उसमें लिखा जाएगा। और फिर अंत में एक इकाई पूरी होने के बाद मूल्यांकन किया जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना इकाई योजना का एक उपभाग है, जिसमें अध्यापक एक विषय कालांश से संबंधित पाठ योजना बनाता है। यह पाठ योजना प्रतिदिन के कक्षा शिक्षण में अध्यापक हेतु मददगार सिद्ध होती है। फिर दैनिक पाठ योजना 2 तरह की हो सकती है। विस्तृत पाठ योजना, यह पाठ योजना अध्यापक द्वारा विस्तृत रूप से तैयार की जाती है। इस तरह की पाठ योजना में कक्षा में अध्यापक तथा छात्रों द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का समावेश होता है। यह पाठ योजना नए शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। इसके माध्यम से उन्हें शिक्षण प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव प्रदान किया जा सकता है। तो विस्तृत पाठ योजना में इसी प्रकार की योजना बनाई जाती है। अब संक्षिप्त पाठ योजना, यह पाठ योजना विद्यालयों में सेवारत उन अध्यापकों हेतु उपयुक्त रहती है जिन्हें विस्तृत पाठ योजना बनाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता है तथा जिन्हें शिक्षण संबंधी विभिन्न बातों का ज्ञान होता है। वैसे भी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पास इतना समय नहीं होता है कि वे हर पाठ को विस्तृत पाठ योजना तैयार कर सके। इसलिए ऐसे शिक्षकों के लिए संक्षिप्त पाठ योजना उपयुक्त रहती है। तो दोनों तरह की योजना अध्यापक बना सकता है, विस्तृत पाठ योजना भी बना सकता है और संक्षिप्त पाठ योजना भी तैयार कर सकता है। अब विस्तृत पाठ योजना का प्रारूप किस प्रकार का है? पाठ योजना की संख्या, पहले कौन सी पाठ योजना चल रही है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, इस तरीके की संख्या उसमें डालनी होगी। फिर विषय कौन सा है, इतिहास है, विज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है, इस तरीके का विषय डालना है। इकाई डालनी है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, पाठ। फिर दिनांक लिखेंगे, कौन सी दिनांक को ये पाठ पढ़ाया जा रहा है। अवधि लिखेंगे, कितनी अवधि का है, 45 मिनट, 50 मिनट, कितनी अवधि का है और कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है, पाठ लिखेंगे। कक्षा कौन सी है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, कक्षा लिखेंगे। कालांश लिखेंगे, प्रथम कालांश है, द्वितीय कालांश है, तृतीय कालांश है, ये लिखा जाएगा। उसके बाद पाठ का उद्देश्य कि इस पाठ से कौन-कौन से उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। फिर ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखा जाएगा कि कौन-कौन से ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, बहुत सारे जो उद्देश्य हैं, वो किन-किन उद्देश्यों को किस प्रकार पूरा किया जाएगा।
फिर पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेगा, क्योंकि उसे नवीन ज्ञान से छात्रों को जोड़ना होगा, इसलिए वो पूर्व ज्ञान के प्रश्न भी बनाएगा। शिक्षण पद्धति कौन सी विधि प्रयोग में ला रहा है, व्याख्यान विधि है या कौन सी खेल विधि है, कौन सी विधि प्रयोग में ला रहा है। सहायक सामग्री, कौन सी सहायक सामग्री प्रयोग में ला रहा है, चार्ट है, मॉडल है, मानचित्र है, ग्लोब है, कौन सी सहायक सामग्री है। अब पाठ का विकास करते समय शिक्षण बिंदु बताए जाएंगे, कौन कौन से शिक्षण बिंदु है। फिर अध्यापक क्रिया क्या है और छात्र क्रिया कौन सी है, ये बताई जाएंगी। अब उसके बाद श्यामपट्ट सारांश, श्यामपट्ट पर कौन कौन सी चीजें अध्यापक समझा रहा है वो भी उसमें बताया जाएगा। उसके बाद उन्हें वो गृह कार्य भी देगा। अब इन सारी चीजों के बाद वो गृह कार्य भी निश्चित करेगा कि अब मैंने पूरे पाठ को पढ़ा दिया है, अब किस प्रकार से वो गृह कार्य बच्चे करेंगे ये भी उन्हें बताएगा। अब इस प्रारूप के बाद हमारा ये तीनों हमने देखा कि वार्षिक पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना और इकाई पाठ योजना किस आधार पर बताई जाती है, बनाई जाती है और पढ़ाई जाती है। अब इस पूरे विषय के बाद हम इन प्रश्नों का संक्षिप्त जो है वो पाठ योजना का प्रारूप हमारे सामने आ जाएगा। इसमें हमें ये हमारे रेफरेंसेस हैं जो कि हम इन पाठों को पढ़ने के लिए काम में ले सकते हैं। इन रेफरेंसेस के उससे हम और भी इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इन विषयों की। इसके बाद हमारे सामने प्रश्न आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो कि इन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों भी कहा जाता है। पहला प्रश्न है, इकाई पाठ योजना की प्रवर्तक हैं कौन है? मॉरिसन। मॉरिसन इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक हैं। अब दूसरा प्रश्न है, हर्बर्ट की पंचपदीय में कितने सोपान या पद हैं? 5 पद हैं जो कि हर्बर्टीय पंचपदीय योजना में हैं। दूसरा है, पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है विद्यार्थियों को, शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को या किसी को नहीं? शिक्षक को। इसका जो लाभ है वो शिक्षकों को सबसे अधिक मिलता है। अब अगला है, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है सूक्ष्म शिक्षण की, इकाई योजना की, दल शिक्षण की, अभिक्रमित अनुदेशन की। जब भी हम शिक्षण कौशल के विकास की बात करते हैं तो हम सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था करते हैं, तो इसका जो उत्तर है वो है सूक्ष्म शिक्षण। अगला प्रश्न है, एक समान शब्दों का उच्चारण सीखने वाली विधि। एक समान उत्तरों को सीखने वाली विधि जो है वो हमारी विधि है व्याकरण अनुवाद विधि, ध्वनि, समयावधि, उच्चारण विधि, अनुकरण विधि। इनमें से ध्वनि समयावधि विधि इसका उचित उत्तर होगा। अगला है, कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर, समझकर, सुनकर, देखकर। इसका उत्तर है समझकर। हम समझकर स्थायी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बन सकता वह है पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का हम योजना नहीं बना सकते, तो इसका जो उत्तर है वो शारीरिक विकास होगा।
अगला प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। उत्तर है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। अगला प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। इसका उत्तर होगा मानसिक विकास है। अगला प्रश्न है हमारा, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? शिक्षण को, अधिगम को, अभिप्रेरणा या निर्देश? इसमें अधिगम को प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। अंत में हमने आज देखा, हमने तीनों पाठ योजनाओं के बारे में अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।